अभी हम थर्ड चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। पार्ट बी यानी कि टर्मिनोलॉजी इन डेब्ट मार्केट, इसको देखते हैं। डेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? डेट को बॉन्ड भी कहते हैं। डेट में आप क्या करते हो? स्टार्टिंग में कुछ पैसा देते हो, एज ए लोन कंपनी को पैसा देते हो। उसके बदले में कंपनी आपको पीरियोडिकली कुछ इंटरेस्ट पे करती है, और लास्ट में जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जितना आपने लोन दिया था, वो आपको रिटर्न कर देती है। यही होता है। तो मेनली डेट के दो कंपोनेंट होते हैं। एक पीरियोडिक फिक्स्ड अमाउंट यानी कि जो इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है, उसको क्या बोलते हैं? कूपन बोलते हैं। और लास्ट में आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, जितना आपने लोन दिया था, वो आपको वापस करती है। तो उसे पार या फिर रिडेम्पशन वैल्यू बोला जाता है। पार कब बोलेंगे? जब आपका मैच्योरिटी अमाउंट, जो फाइनल अमाउंट आपको मिल रहा है, वो सेम एज फेस वैल्यू होगा। फेस वैल्यू क्या होती है? स्टार्टिंग में जितने प्राइस पर आपने लोन दिया है, जितने प्राइस का आपने लोन दिया है। जैसे हमारे इक्विटी शेयर, नॉर्मल शेयर का एक प्राइस होता है, जैसे रिलायंस के शेयर का मान लो 1200 के राउंड चल रहा है, तो वो उसका प्राइस है। इसी तरह से डेट की भी यूनिट्स होती है। हर एक यूनिट का प्राइस होता है, जिसे बोल देते हैं इशू प्राइस या फिर फेस वैल्यू। जो स्टार्टिंग में प्राइस, जिस प्राइस पर कंपनी इशू करती है, उसे इशू प्राइस या फिर फेस वैल्यू बोला जाता है। अगर मैच्योरिटी अमाउंट जो आपको फाइनल रिडेम्पशन पर मिल रहा है, वो सेम एज फेस वैल्यू है, तो उसे बोल देते हैं पार वैल्यू। और अगर डिफरेंट है, तो उसे बोल देते हैं रिडेम्पशन वैल्यू। जैसे मान लो आपकी डेट की यूनिट की फेस वैल्यू क्या थी? 100 थी, और इंटरेस्ट था आपका 8%। इंटरेस्ट को क्या भी बोलते हैं? कूपन। कूपन था 8%, और मैच्योरिटी पर आपको 100 रुपीज वापस मिलने थे। कूपन किसकी रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा? हमेशा फेस वैल्यू की रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा। तो स्टार्टिंग में आपने 100 रुपीज दिए, इसके बदले में पीरियोडिकली आपको 8 रुपीज कंपनी पे करती रहेगी, और लास्ट में जो भी इसकी मैच्योरिटी वैल्यू 100, वो आपको पे कर देगी। क्योंकि फेस वैल्यू और मैच्योरिटी वैल्यू सेम है, तो इसे क्या बोलेंगे? पार वैल्यू। अब जैसे नॉर्मल इक्विटी शेयर का प्राइस अलग अलग हो सकता है, कि बायर किस प्राइस पर बाय करना चाहता है, सेलर किस प्राइस पर सेल करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस अलग अलग हो सकता है। इसी तरह से डेट की यूनिट का भी प्राइस अलग अलग हो सकता है, इसमें भी ट्रेडिंग होती है। किसी पॉइंट पर हो सकता है प्राइस 98 हो जाए, जैसे 100 फेस वैल्यू की स्टार्टिंग में। किसी पॉइंट पर कम भी हो सकता है, किसी पॉइंट पर ज्यादा भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपको डेट में क्या मिल रहा है? पीरियोडिकली इंटरेस्ट मिल रहा है। और मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकती है। जैसे अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट चेंज कर दी, जैसे 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया, 25 बेसिस पॉइंट से घटा दिया, तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगी। लेकिन जो आपका बॉन्ड होता है, उस पर जो डिसाइड हो गया, उतनी ही इंटरेस्ट पेमेंट आपको मिलेगी। जैसे कूपन में 8% डिसाइड हो गया, तो आपको पीरियडिकली 8 ही मिलेगी। फिर चाहे मार्केट में इंटरेस्ट रेट 7 हो जाए या फिर 9 हो जाए, लेकिन इस इंटरेस्ट रेट के चेंज होने का इस प्राइस पर डिफरेंस पड़ेगा। जो मार्केट में इसका प्राइस चलेगा, उस पर डिफरेंस पड़ेगा। मार्केट प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरेस्ट रेट के। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, तो मार्केट प्राइस इस सिक्योरिटी का डाउन जाएगा, और अगर इंटरेस्ट रेट गिरेंगी, तो मार्केट प्राइस राइज होगा। ऐसा क्यों होता है? आपने 8% पर बॉन्ड लिया हुआ है, यानी कि आपको 8%, हमेशा 8% इतना इंटरेस्ट मिलना है। अब मार्केट में मान लो 10% हो गया, इंटरेस्ट रेट मार्केट का 10% हो गया, तो कोई भी ये बॉन्ड खरीदेगा क्यों? वो मार्केट से जाकर 10% वाला बॉन्ड खरीद लेगा, ताकि उसे 10 एक्स्ट्रा पेमेंट मिले। वो ये वाला बॉन्ड खरीदेगा क्यों? तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, इसलिए इसका प्राइस गिर जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़े तो प्राइस गिर गया। सिमिलरली अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट 6% रह गए, गिर गए, इंटरेस्ट रेट गिर गए, तो उस केस में क्या होगा? आपके बॉन्ड की 8% है, 8% इंटरेस्ट रेट है, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सारे इसको बाय करना प्रीफर करेंगे, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट गिरेंगी, तो मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। अब बॉन्ड कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होगा? केवल स्टार्टिंग में आप लोन दोगे, और लास्ट में आपको रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी। बीच में कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिलेगी, कोई भी कूपन इसमें नहीं रहेगा। और जीरो कूपन बॉन्ड इसलिए हमेशा डिस्काउंट पर इशू होते हैं और पार पर रिडीम होते हैं। जैसे मान लो फेस वैल्यू 100 थी, तो इसका इशू प्राइस इससे कम रहेगा, डिस्काउंट पर रहेगा, जैसे 93 हो गया, इससे कम रहेगा। और रिडेम्पशन पार पर होगी, यानी जो फेस वैल्यू है उसी पर ये रिडीम होगा। डिस्काउंट का मीनिंग होता है लेस देन फेस वैल्यू, और अगर प्रीमियम कहीं पर लिखा आ जाए, तो उसका मतलब होता है मोर देन फेस वैल्यू। प्रीमियम मतलब ज्यादा, डिस्काउंट मतलब कम। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड आता है परपेचुअल बॉन्ड। इसमें क्या है? कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होती, यानी कि कभी भी लोन एक्सपायर नहीं होगा। आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिलती रहेगी, हमेशा के लिए इंटरेस्ट पेमेंट पीरियोडिकली मिलती रहेगी। कोई भी रिडेम्पशन वैल्यू यानी कि मैच्योरिटी है नहीं, तो फाइनली आपका प्रिंसिपल कभी भी रिटर्न आपको नहीं होगा। अब बॉन्ड के साथ ऑप्शन भी अटैच हो सकते हैं, जैसे बॉन्ड विद कॉल ऑप्शन। इसमें क्या होता है? ईश्वर के पास राइट है कि वो मैच्योरिटी डेट से पहले बॉन्ड को वापस ले सकता है।
गिव्स इशूअर द राइट टू रिडीम बॉन्ड्स बिफोर मैच्योरिटी डेट। इसमें डेट्स पहले से डिसाइड हो जाती है कि जैसे मान लो ओरिजिनल मैच्योरिटी डेट है 10 ईयर्स की। इसमें डिसाइड हो जाएगा कि हर 2 साल के बाद इशूअर के पास राइट है कि वो बॉन्ड को वापस ले सकता है, जो भी फेस वैल्यू थी उसको देकर वापस ले सकता है। या फिर प्राइस भी डिसाइड हो जाता है कि 2 साल बाद इस प्राइस पर ले सकता है, 4 साल बाद इस प्राइस पर ले सकता है, 6 साल बाद इस प्राइस पर ले सकता है, 8 साल बाद इस प्राइस पर ले सकता है, 10 ईयर्स के बाद इस प्राइस पर ले सकता है। तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन भी डिसाइड हो जाती है। बॉन्ड स्वीट कॉल ऑप्शन में क्या रहता है, इशूअर के पास राइट रहता है कि वो बॉन्ड को मैच्योरिटी से पहले वापस ले सकते हैं। इसे कॉलेबिलिटी बॉन्ड्स भी कहते हैं। अब ईश्वर अपने राइट को एक्सरसाइज करेगा कब? जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी। मान लो ओरिजिनली इसने 8% का बॉन्ड इशू किया था, 8% इंटरेस्ट देगा। मार्केट में इंटरेस्ट रेट 5 रह गई, ये क्या करेगा, इसको वापस बुला लेगा और 5% पर इशू कर देगा ताकि उसे इंटरेस्ट रेट कम देना पड़े। तो अगर इंटरेस्ट रेट गिरेंगी तो ईश्वर को फायदा है, वो बॉन्ड को वापस बुलाकर नया बॉन्ड इशू कर देगा। सिमिलरली बॉन्ड के साथ पुट ऑप्शन भी होता है जिसे बोलते हैं पुटेबिलिटी। इसमें इन्वेस्टर के पास राइट होता है कि वो बॉन्ड को कभी भी इश्यूर को वापस बेच सकते हैं। अगेन प्राइस और डेट डिसाइडेड रहेगा पहले से ही, किस डेट पर किस प्राइस पर वो वापस बेच सकते हैं। इसमें इन्वेस्टर के पास राइट रहता है। अगेन इन्वेस्टर कब इसका यूज करेंगे, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। मान लो ये बॉन्ड दे रहा था 8% पर, मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए 12%, इसको वापस कर देंगे और मार्केट से 12% वाला ले लेंगे ताकि उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट मिले। फिर नेक्स्ट आता है कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, जिसको हमने चैप्टर 2 में भी डिस्कस किया था कि ये इन्वेस्टर को राइट देते हैं कि जब भी मैच्योरिटी आए उस टाइम पर मैच्योरिटी का अमाउंट लेने के बजाय वो उस कंपनी के नॉर्मल इक्विटी शेयर्स ले सकते हैं। फिर कुछ और तरह के बॉन्ड होते हैं जैसे प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड नोट। इसमें क्या रहता है, आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, जैसे मान लो 100 रुपीज इन्वेस्ट किए, आपका प्रिंसिपल सेव रहेगा। हो सकता है इंटरेस्ट में कुछ वेरिएशन हो, लेकिन आपका प्रिंसिपल सेफ रहेगा। इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज। अब मान लो आज की डेट में कोई चीज आपको 100 रुपीज की मिल रही है, क्या 5 साल बाद भी आपको सेम चीज 100 रुपीज में मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, हो सकता है कि आपको 120 में मिले। जैसे अगर मैं मिल्क का एग्जांपल लूं, मान लो आज की डेट में किसी ब्रांड का मिल्क आपको 60 रुपीज में मिल रहा है, तो हर साल थोड़े थोड़े रेट बढ़ते ही रहते हैं, तो आपको 5 ईयर्स के बाद ये अराउंड 70 या फिर ज्यादा में मिलेगा। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे, सेम मनी आपके लिए कम चीज खरीद पाएगी। तो इसे कहते हैं कि आपकी मनी की वैल्यू कम हो रही है। किसकी वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, महंगाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। फ्यूचर में आपको सेम चीज खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड या फिर इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज में क्या होता है कि जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिलना है, लास्ट में रिडेम्पशन टाइम जो पैसा मिलना है, और जो बीच में कूपन पेमेंट्स मिलनी है, उन सबको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट किया जाएगा। जैसे ओरिजिनली डिसाइड हुआ कि 8% का हम फिक्स्ड इंटरेस्ट देंगे, लेकिन इन्फ्लेशन मान लो बढ़ रही है, 10% से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो पहले इसको 10% से एडजस्ट करेंगे, फिर आपको उतना इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि अगर नॉर्मली देखें तो 8 की जगह आपको 8.8% मिलेगा, इस 10% को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को खत्म करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है, कूपन पेमेंट फिक्स नहीं रहती, लेकिन पीरियोडिकली एडजस्ट होते हैं। किसके बेसिस पर? बेंचमार्क रेट के बेसिस पर। आरबीआई पीरियोडिकली बेंचमार्क रेट को रिवाइज करता रहता है, तो उसके बेसिस पर आपको पेमेंट मिलती रहेगी। जैसे डिसाइड हो गया कि बेंचमार्क रेट +2%, जो भी आरबीआई ने बेंचमार्क रेट डिसाइड करी उसमें 2% कितना आपको एक्स्ट्रा मिलता जाएगा। तो जैसे जैसे ये चेंज होती जाएगी, आपकी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी चेंज होती जाएगी। और इसमें कई बार लिमिट भी लगा देते हैं कि मिनिमम इतने तक जा सकती है, मैक्सिमम इतने तक जा सकती है। मिनिमम यानी कि फ्लोर, मैक्सिमम यानी कि कैप। इसका अगर हम एग्जांपल लें, तो जब आप होम लोन लेते हो, वो आपको फ्लोटिंग रेट के बेसिस पर मिलता है। यानी कि जो आपको इंटरेस्ट पे करना है वो फ्लोटिंग रेट पर रहता है, जो भी बेंचमार्क रेट रहेगी उसके प्लस में कुछ आपका रहेगा, तो बेंचमार्क रेट के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है। फिर एक टर्म आती है इनवर्स फ्लोटर्स। इसमें क्या होता है, कूपन इनवर्सली मूव करते हैं बेंचमार्क रेट के। यानी कि अगर बेंचमार्क रेट बढ़ेगी तो कूपन डिक्रीज होगा, अगर बेंचमार्क रेट कम जाएगी तो कूपन इंक्रीज होंगे। इसके अलावा कुछ और टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे जो मैच्योरिटी है उसको टेनोर या फिर टेन्योर भी कहते हैं। जैसे अगर किसी बॉन्ड की मैच्योरिटी 5 ईयर्स है, कि 5 ईयर्स के बाद आपको पैसा वापस मिलेगा, तो हम इसे टेन्योर भी कह सकते हैं कि इसका टेन्योर 5 ईयर्स का है। फिर मनी मार्केट सिक्योरिटीज, ये क्या होती है, सिक्योरिटीज विद मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर, जो 1 साल से कम टाइम में मैच्योर होने वाली है। कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज, मैच्योरिटी ग्रेटर देन 1 ईयर, जिनकी मैच्योरिटी 1 ईयर से ज्यादा है। यील्ड क्या होती है कि आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, बॉन्ड पर रिटर्न कितना मिलेगा, उसे यील्ड कह देते हैं। इसको मेजर करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसे हम आगे देखेंगे। फिर एक और टर्म आती है इंडेंचर। ये क्या होता है कि बॉन्ड इशूअर बॉन्ड को इशू कर रहा है, इन्वेस्टर उसमें पैसा लगा रहा है, इन दोनों के बीच में
एक लीगल एग्रीमेंट भी होना चाहिए कि जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि कितनी पार वैल्यू रहेगी, क्या कूपन रहेगा, क्या इंटरेस्ट देगा, कितना मैच्योरिटी पीरियड रहेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी में हमें कूपन की पेमेंट मिलेगी, कोलेटरल क्या है, ये बॉन्ड सिक्योर्ड है या नहीं है, और सीनियोरिटी ऑफ पेमेंट यानी कि इक्विटी शेयर से पहले हमें इसका पैसा मिलेगा। तो बेसिकली जो भी बॉन्ड्स की टर्म्स एंड कंडीशन है, उसका जो लीगल एग्रीमेंट है बिटवीन इशूअर एंड इन्वेस्टर, उसे क्या कह देते हैं, इंडेंचर। अब यील्ड को मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला आता है कूपन यील्ड। ये कैसे कैलकुलेट होगा, आपकी फेस वैल्यू के बेसिस पर। जो आपको एनुअल कूपन पेमेंट मिल रही है उसको डिवाइड कर दो फेस वैल्यू से, तो आपकी आ गई कूपन यील्ड। जैसे कूपन मान लो आपको एनुअल मिल रहा है 8.24, फेस वैल्यू 100 है, मार्केट प्राइस अभी 103 है, तो कूपन यील्ड कितनी होगी, जितना कूपन आपको मिल रहा है डिवाइड बाय में फेस वैल्यू, ये आपकी कूपन यील्ड हो जाएगी। इसी में एक टर्म आती है करंट यील्ड। करंट यील्ड में क्या होता है, जो आपको कूपन पेमेंट मिल रही है उसको डिवाइड कर दो मार्केट प्राइस से, कि आज की डेट में जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में मुझे कितना कूपन मिल रहा है, तो वो आपकी हो गई करंट यील्ड। सेम एग्जांपल है, कूपन फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू दी हुई है, हमें करंट यील्ड फाइंड आउट करनी है, तो कूपन पेमेंट को हम मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारी करंट यील्ड आ जाएगी। फिर एक टर्म आती है यील्ड टू मैच्योरिटी, कि अगर हम बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखते हैं, उससे पहले नहीं बेचते, मैच्योरिटी तक रखते हैं, तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा, उसे बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एट करंट मार्केट प्राइस इफ हेल्ड टिल मैच्योरिटी। आज की डेट में जो मार्केट प्राइस है उसकी रिस्पेक्ट में ये कैलकुलेट की जाती है। इस प्राइस पर अगर हम आज खरीदें और मैच्योरिटी तक रखें, हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, इसे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR भी कहते हैं। फिर आपकी एक और टाइप की रिटर्न आती है होल्डिंग पीरियड रिटर्न, जिसे टोटल रिटर्न या फिर पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न भी कहते हैं। यानी कि आज आपने कोई चीज खरीदी, फिर उसको कुछ टाइम बाद किसी एक प्राइस में बेच दिया, बीच में आपको कुछ इनकम भी हुई, तो आपकी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में टोटल रिटर्न कितनी हुई, उसको बोलते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न। इसका फॉर्मूला क्या रहता है कि बीच में जो भी आपको इनकम हुई वो, प्लस एंड वैल्यू जितने में आपने बेचा, माइनस स्टार्ट वैल्यू जितने में आपने खरीदा था, डिवाइडेड बाय में स्टार्ट वैल्यू। इस फॉर्मूले से आपकी होल्डिंग पीरियड रिटर्न आ जाएगी। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। इफ एन इन्वेस्टर परचेजेज अ बॉन्ड एट रुपीज 104, 104 में परचेज किया, यानी स्टार्ट वैल्यू हमारी क्या हो गई, 104 हो गई। अर्न्स रुपीज 8 एज कूपन, कूपन हमें रुपीज 8 मिल रहा है, विच ही री इन्वेस्ट एट 7% फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो हमें कूपन मिला उसको हमने फिर से इन्वेस्ट कर दिया और उस पर हमें 7% रिटर्न मिला। एंड फाइनली सेल द बॉन्ड एट 110, एंड वैल्यू हमारी कितनी दी है, 110 आफ्टर 1 ईयर। देन HPR वुड बी डैश, हमें होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालनी है। तो सिंपली हम इस फॉर्मूले में चीजों को पुट कर देंगे। हमारी इनकम क्या क्या हो रही है, 8 रुपीज एज ए कूपन मिल रहा है, तो इस 8 रुपीज को हमने री इन्वेस्ट भी किया जिस पर हमें 7% मिला। एक तो ये 8 रुपीज की इनकम हुई, इस 8 रुपीज पर 7%, ये भी हमारी इनकम हुई, हमने री इन्वेस्ट किया था उससे भी हमारी इनकम हुई। प्लस एंड वैल्यू हमने कितने में बेचा, 110 में बेचा, और स्टार्ट प्राइस कितने में खरीदा था, 104 में खरीदा था, स्टार्ट वैल्यू डिवाइड भी करना है, 104 से डिवाइड कर दिया। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 14% ये हमारी होल्डिंग पीरियड रिटर्न आ जाएगी। यानी कि हमें क्या क्या चाहिए, हमने कितने में खरीदा, कितने में बेचा, और बीच में हमारी क्या क्या इनकम हुई, उसके बेसिस पर हमें ये फॉर्मूले का यूज करना है कि जो इनकम हुई प्लस जो एंड वैल्यू है उनको तो ऐड कर दो, उसमें से स्टार्टिंग की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि हमें इतना एडिशनल पैसा मिला, उसको डिवाइड कर दो स्टार्ट वैल्यू से, तो हमारी होल्डिंग पीरियड रिटर्न आ जाएगी। फिर लास्ट में आपका आता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मीनिंग क्या है, आपने स्टार्टिंग में कुछ पैसा लगाया, फिर आपको पीरियोडिक कूपन पेमेंट मिल रही है, लास्ट में मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है। तो स्टार्टिंग में मान लो आपने 100 रुपीज लगाए, तो आपको इस 100 रुपीज को रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा, वो होता है ड्यूरेशन। आपको जैसे कूपन पेमेंट मिल रही है, तो इन कूपन पेमेंट को जो भी मिल रही है, इनको अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में ले आऊं, फॉर्मूला लगाकर इनकी वैल्यू आज के दिन कितनी होगी, तो कितना टाइम मुझे लगेगा इस 100 रुपीज को रिकवर करने में, तो वो मेरी क्या हो गई, ड्यूरेशन हो गई। ये हमेशा जो भी मैच्योरिटी है उससे कम होती है, लेकिन जीरो बॉन्ड के लिए जो मैच्योरिटी है वही इसकी ड्यूरेशन आती है। अब ड्यूरेशन का यूज क्या होता है, हमने पहले देखा था कि जो बॉन्ड का प्राइस है और इंटरेस्ट रेट है ये आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है। यानी कि इंटरेस्ट रेट राइज करते हैं तो बॉन्ड के प्राइस फॉल करते हैं, इंटरेस्ट रेट फॉल करते हैं तो बॉन्ड के प्राइस राइज करते हैं। लेकिन ड्यूरेशन की हेल्प से हम इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं कि कितना, अगर इंटरेस्ट रेट 1% से गिरी तो हमारा प्राइस में कितने परसेंट का चेंज आएगा, तो ड्यूरेशन उसमें हेल्प करती है। जैसे अगर मान लो ड्यूरेशन हमारी 4 ईयर्स दी हुई है और इंटरेस्ट रेट 1% से इंक्रीज हो गया, तो हमारे बॉन्ड के प्राइसेस 4% से चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है तो बॉन्ड के प्राइस 4% से फॉल हो जाएंगे। यानी कि जितना इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ इनटू में ड्यूरेशन, कितने परसेंट हमारे प्राइस पर इफेक्ट आएगा, और डायरेक्शन किस में आएगा, इंटरेस्ट रेट के अपोजिट में। इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं तो गिर जाएगा, इंटरेस्ट रेट गिरे हैं तो बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ क्योंकि हमारा ड्यूरेशन मल्टीप्लाई में आता है,
तो जितनी ज्यादा ड्यूरेशन होगी उतना ही हमारे प्राइस पर इंपैक्ट आएगा, जिसको हम क्या कह देते हैं, हायर द प्राइस सेंसिटिविटी, उतना ही ज्यादा प्राइस मूव करेगा। तो ड्यूरेशन हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क को मेजर करने में भी काम आता है कि इंटरेस्ट रेट में चेंज होने पर हमारे बॉन्ड प्राइस पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा। इसके साथ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट बी डेट, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। हम ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस इक्विटी वाले पार्ट में देख रखे थे, इसलिए नंबरिंग मैंने यहाँ पर 11 से शुरू करी है। अब पार्ट बी का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ए बॉन्ड इज इशूड एट ए फेस वैल्यू ऑफ ₹100, फेस वैल्यू 100 दी हुई है, कूपन 10% पर एनम दिया हुआ है। द इंटरेस्ट रेट्स इन द मार्केट हैव इंक्रीज सब्सिक्वेंटली, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गए। दिस बॉन्ड इज लाइकली टू क्योट एट डैश, इस बॉन्ड के प्राइस पर क्या इफेक्ट आएगा। एट ए प्राइस अबव फेस वैल्यू, बॉन्ड का प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा रहेगा। एट द फेस वैल्यू सेम ही रहेगा। एट ए प्राइस दैट रिफ्लेक्ट इज क्रेडिट रिस्क, जो भी इस बॉन्ड का क्रेडिट रिस्क होगा उसके बेसिस पर ये रिफ्लेक्ट होगा। एट ए प्राइस बिलो फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से नीचे ट्रेड करेगा। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए हैं, यानी कि बॉन्ड का प्राइस फॉल होगा। पहले फेस वैल्यू पर ट्रेड हो रहा था, 100 पर ट्रेड हो रहा था, तो अब फेस वैल्यू से कम पर ट्रेड होगा क्योंकि गिरेगा। एट ए प्राइस बिलो फेस वैल्यू, ऑप्शन डी। इन डैश द इश्यूर हैव राइट टू कॉल द बॉन्ड्स बैक, इस ऑप्शन में इश्यूर के पास राइट होता है कि वो बॉन्ड्स को मैच्योरिटी से पहले वापस ले। कन्वर्टिबल बॉन्ड, कॉलेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड्स, तो कॉलेबल बॉन्ड्स में होता है, ऑप्शन बी। आइडेंटिफाई द बॉन्ड्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, कॉलेबल बॉन्ड्स, पुटेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, इनमें ऑप्शन रहता है कि लास्ट में जब मैच्योरिटी अमाउंट मिलना है तो उसकी जगह इक्विटी के शेयर्स हम ले लें। इन ए डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर रहे हैं, कोलेबल बॉन्ड्स आर ए सेफर ऑप्शन फॉर द इशूअर, ईश्वर के लिए कोलेबल बॉन्ड्स बेनिफिशियल है। मान लो पहले इंटरेस्ट रेट 8% था, अब मार्केट में 6% रह गया। ईश्वर क्या कर सकता है, ईश्वर इसको वापस लेकर कम में इशू कर सकता है। तो यस, ईश्वर के लिए बेनिफिशियल होते हैं कोलेबल बॉन्ड्स अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रहे हैं तो। ट्रू। डैश मेथड ऑफ यील्ड कैलकुलेशन डज नॉट टेक इनटू अकाउंट फ्यूचर कैश फ्लोज कमिंग फ्रॉम द बॉन्ड, विच इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड। जो हमारा यील्ड कैलकुलेशन का मेथड है, इनमें से होल्डिंग पीरियड रिटर्न, यील्ड टू मैच्योरिटी, करंट यील्ड, नन ऑफ द अबव, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि फ्यूचर में जो कैश फ्लो आ रहे हैं उनको कंसीडर करे बिना ही रिटर्न को कैलकुलेट करता है। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न देखें, ये तो एंड टू एंड रिटर्न है कि जब खरीदा जब बेचा उसके बीच में जितने भी आ रहे हैं सबको कंसीडर करता ही है। यील्ड टू मैच्योरिटी, ये भी मैच्योरिटी तक अगर रखें तो हमें कितना रिटर्न आएगा, तो ये भी बीच वाले कैश फ्लो को कंसीडर करता है। करंट यील्ड क्या होता है, जो हमें कूपन पेमेंट मिल रही है डिवाइड बाय मार्केट प्राइस, इसी को देखता है। इसके अलावा मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा, बीच में कोई एडिशनल अमाउंट मिल रहा है तो उस किसी भी चीज को नहीं देखता, केवल कूपन पेमेंट डिवाइडेड बाय में मार्केट प्राइस। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, करंट यील्ड। ये फ्यूचर के कैश फ्लो को नहीं देखता। बॉन्ड्स विच हैव एम्बेडेड कॉल ऑप्शन इन देम आर नोन एज कॉलेबल बॉन्ड्स, ट्रू और फॉल्स। ऐसे बॉन्ड जिनमें कॉल ऑप्शन रहता है उसे क्या बोलते हैं, कॉलेबल बॉन्ड्स। ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। डैश इज ऑलवेज इशूड एट ए डिस्काउंट, ये हमेशा डिस्काउंट पर इशू होते हैं। अमोर्टाइजेशन बॉन्ड्स, पुटेबल बॉन्ड्स, कोलेबल बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो हमने पढ़ा था जीरो कूपन बॉन्ड हमेशा डिस्काउंट पर इशू होते हैं और पार पर रिडीम होते हैं, ऑप्शन डी, जीरो कूपन बॉन्ड। डैश में जनरेट बोथ कैपिटल एप्रिसिएशन एंड आल्सो रेकरिंग इनकम, हमने जिस पर खरीदा उसमें भी इंक्रीज आएगा और हमें पीरियोडिक इनकम भी मिलती रहेगी। किन में, बॉन्ड्स, इक्विटीज, गोल्ड, बोथ बॉन्ड एंड इक्विटीज। अगर बॉन्ड की बात करूं, हमें पीरियोडिक पेमेंट तो मिलती है लेकिन हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन हो ये जरूरी नहीं है। जनरली जो इशू प्राइस होता है उसी पर ही रिडीम होते हैं, तो कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता। इक्विटी के केस में क्या है, हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन तो होता है, हम ग्रोथ पर बेट करते हैं, साथ में कुछ कंपनियां डिविडेंड भी देती हैं, पीरियोडिक डिविडेंड भी देती हैं, तो इक्विटी तो सही है। गोल्ड के केस में क्या होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, कोई रिकरिंग इनकम नहीं है, कोई रेगुलर इनकम नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, इक्विटीज। For plain vanilla fixed rate bonds, dash are certain and known to the bond investors। जो नॉर्मल बॉन्ड होते हैं उसमें क्या चीज सर्टेन होती है और बॉन्ड इन्वेस्टर को पहले से पता होती है। कैपिटल एप्रिसिएशन कितना होगा, द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो, हमें कैश फ्लो कितना आएगा, द टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो। तो अगर हम देखें, हम स्टार्टिंग में पैसा देते हैं, फिर हमें पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट मिलता है, ये हमें पता होता है कि किस किस डेट को मिलेगा। लास्ट में मैच्योरिटी अमाउंट, ये भी हमें पता होता है कि किस डेट को मिलेगा, कितना मिलेगा। तो हमारा अमाउंट भी सर्टेन होता है और टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो भी सर्टेन होती है। कैपिटल एप्रिसिएशन की लास्ट में हमारा कितना प्राइस इंक्रीज हो सकता है, मार्केट प्राइस कितना रहेगा, वो हमें नहीं पता होता, इसीलिए केवल हमारे बी और सी ट्रू है, यानी कि ऑप्शन सी, ओनली बी एंड सी।
कॉलिंग फीचर इन बॉन्ड्स डैश is most prevalent when interest rates are expected to rise, is most prevalent when interest rates are expected to fall, favors investors, is against the interest of issuers. कॉलिंग फीचर के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज दिया है जिसमें से हमें ट्रू प्रॉपर्टी बतानी है। पहली प्रॉपर्टी है, ये कह रहा है कि कॉलिंग फीचर तब बेनिफिशियल होता है जब इंटरेस्ट रेट राइज होने वाली हो। सेकंड बोल रहा है कि कॉलिंग फीचर तब बेनिफिशियल होता है जब इंटरेस्ट रेट फॉल होने वाले हो। थर्ड कह रहा है कि इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल होते हैं। और फोर्थ कह रहा है इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ईश्वर्स, ईश्वर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होते हैं। तो सबसे पहली बात तो कॉलिंग फीचर ईश्वर के लिए बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि ईश्वर के पास राइट है कि वो वापस ले सकता है। तो हमारा ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि ये ईश्वर के लिए तो बेनिफिशियल है और इन्वेस्टर को भी फेवर नहीं करता, इसलिए ये भी रॉन्ग है। अब ईश्वर कब इसे वापस लेगा? जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेंगे। तो कब बेनिफिशियल होंगे? जब इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेड टू फॉल, इंटरेस्ट रेट गिरने की एक्सपेक्टेशन है, यानी कि ऑप्शन बी, कॉलिंग फीचर इन बॉन्ड्स इज मोस्ट प्रिवेलेंट व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। लास्ट में आप लोगों के लिए बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। डैश एज एन असेट जनरली जनरेट्स ओनली वन टाइम कैश इनफ्लो। कौन सी ऐसी असेट्स है इनमें से जिसमें केवल एक टाइम का कैश फ्लो आता है? इक्विटी, बॉन्ड्स, बोथ ए एंड बी, बोथ इक्विटी एंड बॉन्ड्स, या फिर गोल्ड। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आपके कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस।